हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछली क्लास में हमने केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की क्लास 1 का डिस्कस किया था। क्लास 1 में हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जाना था। पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। 5 अवस्थाओं में ठोस, द्रव्य, गैस और प्लाज्मा और वाष्प सांख्यिकी, उनके बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे नेक्स्ट क्लास में पदार्थ होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ, कोई भी वस्तु हुई संसार की, वो परमाणु से मिलकर बनी होती है। तो परमाणु की उत्पत्ति कहाँ से होती है, किन किन वैज्ञानिकों के संबंध में परमाणु के मॉडल प्रस्तुत किए, उन सभी को हम आज, परमाणु से भी क्या एक छोटा कोई कण होता है, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखते हैं कि परमाणु के संबंध में एटॉमिक स्ट्रक्चर है, परमाणु की संरचना किस प्रकार होती है, परमाणु के संबंध में किन किन वैज्ञानिक अपने मत दिए। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि सर्वप्रथम परमाणु संरचना के बारे में किसने बताया था? महर्षि कणाद ने बताया था। भारतीय विद्वान महर्षि कणाद, ऋषि कणाद ने बताया था। किसने? महर्षि कणाद ने बताया था। और एक बात कही थी कि पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई ही भी क्या है? परमाणु है। सूक्ष्मतम अणु मतलब जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वही क्या कहलाए? अणु कहलाएगा। उसके बाद में आते हैं, ये है महर्षि कणाद। देख सकते हैं आप पिक्चर, महर्षि कणाद है। महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में बताया कि सूक्ष्म अविभाज्य कण ही क्या है? परमाणु है, ये बताया था। उसके बाद में आते हैं जॉन डाल्टन साहब। जॉन डाल्टन साहब ने क्या कहा कि जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने विस्तृत रूप से परमाणु की संरचना की जानकारी दी। पहली बार उन्होंने परमाणु की संरचना का जनक कहा था। उन्होंने, जो महर्षि कणाद थे, उन्होंने कहा कि सूक्ष्म अविभाज्य कण ही परमाणु है, लेकिन उसकी संरचना के बारे में कुछ उल्लेख नहीं किया। उसके बाद में आए थे जॉन डाल्टन। कौन आए थे? जॉन डाल्टन है। ये देखो, जॉन डाल्टन साहब बैठे हैं कुर्सी पर आराम से। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने परमाणु संरचना की जानकारी दी। किसकी? परमाणु संरचना की जानकारी दी। और उन्हें परमाणु संरचना का क्या कहा गया? जनक कहा गया था। उन्होंने एटम शब्द दिया, परमाणु के लिए एटम शब्द दिया, और कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। यानी परमाणु के लिए एटम शब्द दिया और कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। ये किसने कहा? जॉन डाल्टन साहब ने कहा था। ये रहे जॉन डाल्टन साहब। अब देखते हैं, आधुनिक समय में डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया है। क्यों काट दिया गया है? उसका भी एक रीजन है। उन्होंने कहा कि जो सबसे छोटा कण है परमाणु है, लेकिन आधुनिक, अब देखते हैं हम, परमाणु से भी छोटे परमाणु के अंदर ही उपस्थिति हैं। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसोन, पाई मेसोन, ईटीसी को तोड़ दिया गया। परमाणु को भी स्मॉल पार्ट में तोड़ गया है। किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही परमाणु से भी छोटे कण हैं। तो ये जॉन डाल्टन का सिद्धांत भी फेल होता लगा। और कहा, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाया जाता है। जो परमाणु होता है, परमाणु के मध्य नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर चक्कर लगाता है। अब किस प्रकार चक्कर लगाता है वो आप आगे समझते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं। बिल्कुल मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं जो परमाणु में जो मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और अस्थायी कण और स्थायी कण ये होते हैं। वैसे जिन कणों का निर्माण अन्य कण से, देखते हैं, वैसे कण जिनका निर्माण किसी अन्य कण से नहीं हुआ है मूल कण कहलाते हैं। मूल कण किन्हें बोलेंगे? वे कण जिनका निर्माण में किसी अन्य कण की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे परमाणु के निर्माण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जरूरत है, लेकिन जो स्थायी कण है ना, मूल कण क्या है? मूल कण किसे बोलेंगे? मूल कण उसे बोलेंगे जिसके निर्माण में किसी अन्य कण की जरूरत नहीं हो। मूल कण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्थायी मूल कण, एक अस्थायी मूल कण। ठीक है ना, ध्यान रखना है। मूल कण 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। अब स्थायी मूल कण
कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 क्या है? स्थायी मूल कण हैं। और अस्थायी की बात करें तो मेसोन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि अस्थायी मूल कण हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नाभिक। नाभिक के सेंटर में देखो ये है नाभिक। नाभिक के अंदर प्रोटॉन था, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगा, देखो चक्कर लगा रहे हैं। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या है? स्थायी मूल कण हैं। और मेसोन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो ईटीसी आदि ये क्या है? अस्थायी मूल कण हैं। परमाणु का आकार गोलाकार होता है, देख सकते हैं परमाणु गोलाकार होता है जब जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस स्लाइड में देख रहे हैं कि नाभिक होता है, नाभिक के बाहर गोलाकार आवरण में परमाणु की आकृति होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और नाभिक के अंदर प्रोटॉन था न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु का केंद्र होता है उसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का केंद्र हो गया, देखो ये बिल्कुल सेंटर में जो भाग स्थित होती है वो क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। नाभिक धनावेशित होता है। धनावेशित क्यों होता है? कि प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन चार्ज लेस होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो नाभिक पे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो धनावेशित होता है नाभिक। परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित होता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित होता है। कहते हैं कि परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान, लेकिन वो परमाणु का द्रव्यमान नहीं होता है, वो नाभिक का उस परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान होता है। परमाणु में द्रव्यमान नहीं होता है, लेकिन बोलते हैं हम परमाणु द्रव्यमान, यानी बोलते हैं कोई भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, इस परमाणु द्रव्यमान इतना है, लेकिन वो उस तत्व का नहीं, उसके नाभिक का परमाणु द्रव्यमान होता है। किसका होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है, वही क्या कहलाता है? परमाणु का तत्व का होता है, परमाणु भार कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं नाभिक की खोज किसने की? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन कणों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब नाभिक के अंदर 2 कण पाए जाते हैं, कौन कौन से? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, एक तो प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियॉन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये नाभिक के बाहर पाया जाता है। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को ही क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट है, देखो ये आ गया, ये हो गया अपना नाभिक। एक मिनट, ये हो गया अपना नाभिक। देखो नाभिक धनावेशित होता है, इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। दोनों को कंबाइंड रूप से न्यूक्लियॉन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, यूं ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है क्योंकि यह नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं, नाभिक बाहर चक्कर लगाते हैं। अब बात करते हैं परमाणु त्रिज्या की। किसकी बात करते हैं? परमाणु त्रिज्या की। परमाणु त्रिज्या क्या होता है और नाभिक की त्रिज्या क्या होता है? परमाणु की त्रिज्या, देखो परमाणु त्रिज्या क्या बोलेंगे? परमाणु नाभिक से जो बाहरी आवरण जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, बाहरी कक्षा तक जो दूरी होती है ना, वो क्या बोलते हैं? नाभिक की परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या। और जो नाभिक मानते हैं, ये नाभिक है, ये इतना था, ये नाभिक है। ठीक है ना, तो ये नाभिक के सेंटर से ये क्या कहेगा? नाभिक की त्रिज्या कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? नाभिक की त्रिज्या कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगी? ये तो नाभिक की त्रिज्या कहलाएगी और ये कहलाएगी परमाणु की त्रिज्या कहलाएगी। ये ध्यान रखना। अब परमाणु त्रिज्या का मान तो होता है 10⁻⁻10 मीटर, या बोल सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। नाभिक की त्रिज्या बात करें तो नाभिक की त्रिज्या 1 फर्मी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 फर्मी के बराबर, यानी 10⁻⁻15 मीटर को बोलते हैं 1 फर्मी बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोलता है नाभिक की त्रिज्या और परमाणुविक त्रिज्या कितनी होती है। नाभिक की त्रिज्या बात करेंगे तो 10⁻15 मीटर -15 मीटर यानी 1 फर्मी, और परमाणु की त्रिज्या बात करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है 10⁻−10 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। परमाणु त्रिज्या नाभिक त्रिज्या से 1 लाख गुना अधिक होती है। जो परमाणु की त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये
वो इस त्रिज्या से क्या होता है 1,00,000 गुना अधिक होती है। कौन कौन सी होती है? परमाणु त्रिज्या है वो नाभिक त्रिज्या से 1,00,000 गुना अधिक होती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं परमाणु के मॉडल। किन किन वैज्ञानिकों ने परमाणु के मॉडल प्रस्तुत किए वो अपन समझते हैं। सर्वप्रथम आते हैं भाई जे थॉमसन साहब। जे थॉमसन साहब ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। क्या परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया और उन्होंने परमाणु की तुलना किससे की? एक तरबूज से की। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने दिया। इन्होंने परमाणु को तरबूज के समान माना। किसके समान माना? तरबूज के समान। अतः इस सिद्धांत को तरबूज का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरबूज का सिद्धांत। किस सिद्धांत को कहते हैं? जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार तरबूज का लाल भाग प्रोटॉन होता है। जो ये रेड वाला भाग दिख रहा है ना आपको तरबूज के अंदर, वो क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और जो बीच में ब्लैक बीज होते हैं ये, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अनुसार तरबूज में लाल भाग प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन तरबूज में बीज के समान बिखरे होते हैं। इनके द्वारा प्रोटॉन की बताई गई स्थिति वास्तविकता से भिन्न थी। जो प्रोटॉन की स्थिति बताई इन्होंने वो वास्तविकता से भिन्न थी। उन्होंने बताया था कि प्रोटॉन होता है नाभिक के अंदर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, लेकिन जिसमें प्रोटॉन है वो तो पूरे परमाणु देखने को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो चल सकता है, इलेक्ट्रॉन बाहर बीज के रूप में हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर सेंटर में होना चाहिए। तो ये इसकी वास्तविकता से भिन्न पाया गया। ये था, देखो ये इलेक्ट्रॉन बीज वाले हो गए, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन हो गए जो लाल वाला भाग होता है इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। एटम की तुलना किससे की? हमने वाटरमेलन से की है, ठीक है। तो ये था परमाणु का थॉमस मॉडल। जे थॉमसन ने मॉडल दिया था, इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखें नेक्स्ट मॉडल में। नेक्स्ट आता है रदरफोर्ड मॉडल। क्या होता है? नेक्स्ट आता है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल क्या है इस पे समझते हैं अपन। देखो ये बहुत ही सफल रहा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल को माने, रदरफोर्ड एक आलसी को मान सकते हैं। इन्होंने सब कुछ बता दिया, प्रोटॉन के बारे में बता दिया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि ये प्रोटॉन है। खोज इन्होंने की लेकिन नाम नहीं दे पाए। अगर थोड़ी सी और मेहनत कर लेते तो हमें जरूरत नहीं पड़ती नाभिक की खोज जिस रदरफोर्ड ने की, प्रोटॉन भी हो तो सभी की खोज यही कर देता। लेकिन आलसी होने के कारण भाई इसने आगे खोज नहीं की और वहीं का वहीं छोड़ दिया। अब क्या है रदरफोर्ड मॉडल अपन समझते हैं। रदरफोर्ड मॉडल की अपन बात करते हैं। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, इस मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन क्यों कहते हैं? कि इस मॉडल में अल्फा कणों की बौछार कराई गई थी, तो इसलिए इसको अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। इसमें रदरफोर्ड ने रेडियम से अल्फा किरण को निकाला था। जो रेडियम धातु होता है, रेडियम से उन्हें अल्फा कण को निकाला और सोने की पतली परत पर प्रहार कराया, जिससे निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त हुई। उन्होंने क्या किया? जो अल्फा कण, अब ये बात आती है कि अल्फा कण ही का यूज क्यों किया? अल्फा बीटा गामा होता है, तो उन्हें अल्फा कण का यूज क्यों किया? ये बात आती है अल्फा कण ही क्यों लिया उन्होंने। तो ध्यान में रखना है अल्फा कण की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। भेदन क्षमता सबसे अधिक होने के कारण वह किसी भी चीज को भेद सकते थे, इसलिए उन्होंने अल्फा कण लिया। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम ध्यान रखना है उन्होंने क्या किया? रेडियम लिया, रेडियम पर अल्फा कणों की बौछार लगाई और जो सोने की पतली परत है उस पर बौछार कराई अल्फा कणों की। तो क्या हुआ? उन्होंने देखा कि जो अधिकतर अल्फा कण थे वो तो सीधे निकल गए हैं, यूं के यूं निकल गए हैं, ठीक है। अधिकतर अल्फा कण आगे यूं के निकल गए, लेकिन जो ये था रेडियम का परमाणु है, इसके बीच में देखा तो कुछ अल्फा कण साइड से निकल गए यूं, और एक कण देखा, वो एक कण सेंटर से बिल्कुल मध्य भाग से टकराकर वापस लौटा है, मध्य भाग से टकराकर वापस लौटा है। अब उनके जहन में एक बात आई कि जो अल्फा कण है, अल्फा कण क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अल्फा कण पॉजिटिव होता है। अल्फा कण क्या होता है? पॉजिटिव होता है।
अब सेंटर में एक पॉजिटिव वस्तु उपस्थित है, उन्हें ये पता लग गया, क्योंकि प्लस प्लस समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो बिल्कुल सेंटर में होने के कारण उन्होंने कहा परमाणु के सेंटर में कुछ एक धनावेशित भाग है, जिसके कारण अल्फा कण लौटकर वापस आ गया। ये यहाँ तक उन्होंने खोज की। अब इनसे नाम नहीं दे पाए कि ये नाम दे दिया कि जो मध्य वाला भाग है वो क्या है, नाभिक है। ये उन्होंने नाम दिया नाभिक है। यहाँ तक उन्होंने खोज करके छोड़ दी। जो नाभिक है उन्होंने खोज करके यहाँ तक छोड़ दिया। इसके आगे क्या प्रयोग होता है, देखो इसके आगे उन्होंने उनके तथ्य हैं वो क्या क्या था। इस प्रयोग से उन्होंने क्या क्या तथ्य प्राप्त किए, इस प्रयोग से उन्होंने ये तथ्य प्राप्त किए। देखो क्या तथ्य प्राप्त किए। अधिकांश अल्फा कण सोने की चादर को पार कर गए, अतः परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता। उन्होंने पाया कि जो अधिकांश अल्फा कण हैं वो अल्फा कण सोने की चादर को, जो सोने की चादर होती है देखो इसी है, देखो अधिकांश अल्फा कण, ये अल्फा कण की बौछार करवाई, ठीक है, तो अधिकांश कण इस साइड से निकल गए, यूँ निकल रहे हैं, निकल गए। तो उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकतम भाग क्या होता है, खोखला होता है। कुछ अल्फा किरणें परमाणु के मध्य भाग से थोड़ी विचलित होकर तिरछी होकर निकल गई, तिरछी होकर निकल गई, कुछ सीधी निकली, कुछ तिरछी यूँ निकल गई, मध्य भाग होता है। कहा कि परमाणु का मध्य भाग धनात्मक पॉजिटिव होता है। कहा कि परमाणु के मध्य भाग में कोई तो ऐसी चीज है जहाँ धनात्मक आवेश है। उसके बाद उन्होंने पाया कि 20,000 में से एक किरण परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आ गई। अतः उन्होंने कहा कि परमाणु के मध्य में एक ठोस उपस्थित है, ठोस होता, परमाणु के मध्य ठोस होता है, जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। जो ठोस भाग है परमाणु के अंदर उसने रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। तो नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहता है जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर चक्कर लगाता है, ठीक है। ये बोल दिया रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, यहाँ तक प्रोटॉन को भी बता दिया, लेकिन ये आलस्य होने आगे खोज नहीं कर पाया। अगर थोड़ी और हेल्प करता, प्रोटॉन के बारे में बता देता, न्यूट्रॉन के बारे में ये बता देता, हमें और 3 वैज्ञानिकों का सामना करना ही नहीं पड़ता। लेकिन उन्हें थोड़ा आलस्य होने के कारण आगे खोज नहीं की, इस एक्सपेरिमेंट को यहीं छोड़ दिया। यहीं छोड़ने के कारण अब अन्य वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे इनकी खोज की। इसके बाद एक अन्य वैज्ञानिक आते हैं, देखो इसके बाद आते हैं, इसके बाद आए मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा, मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल का सिद्धांत क्या कहता है परमाणु के संबंध। इन्होंने विद्युत चुम्बकीय के सिद्धांत का प्रतिपादित किया। तो विद्युत चुम्बकीय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, मैक्सवेल ने किया था, मैक्सवेल ने किया था। और बताया कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यानी जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन यूँ चक्कर लगा रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन यूँ चक्कर लगा रहा है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उन्होंने एक बात की, जो इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाता है तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है तो धीरे धीरे समाप्त होकर चक्कर लगाएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। इलेक्ट्रॉन है ये चक्कर लगाएगा, यूं चक्कर लगाएगा तो धीरे धीरे इसका ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। एक स्थिति आएगी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जिस कारण परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अतः मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के मॉडल को अस्थायी बताया। मैक्सवेल ने क्या किया, कमी निकाल दी किसमें, रदरफोर्ड के मॉडल में, और कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो एक स्थिति आएगी वो अपनी सारी ऊर्जा को नष्ट कर देगा, यूं घूमता घूमता आएगा, सारी ऊर्जा को नष्ट कर देगा और नाभिक में आकर गिर जाएगा और इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये कहा था मैक्सवेल। यानी रदरफोर्ड के मॉडल को बिल्कुल ही फेल कर दिया मैक्सवेल ने फेल कर दिया। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी वो नाभिक में गिर जाएगा और उस परमाणु का उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये काम मैक्सवेल ने कहा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में आते हैं बोर मॉडल। बोर मॉडल आता, परमाणु का बोर मॉडल आता है। परमाणु का बोर मॉडल क्या है,
परमाणु का बोर मॉडल दिया था नील्स बोर ने दिया था। किसने दिया था? इसे नील्स बोर ने दिया था। इसके अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरवर्ती कक्षाओं में चक्कर लगाता है। यह ठीक है। इन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाता है, यूं चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये चक्कर लगाता है। यहाँ तक बात हो गई। अब आगे अपन देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। मूल कक्षा मतलब ये पहली कक्षा होगी, ये दूसरी कक्षा होगी, तो ये एक अपनी मूल कक्षा होगी, दूसरी अपने स्थान में मूल कक्षा, लेकिन अपनी इस कक्षा में चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। अब इस कक्षा से जस्ट ऊपरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और नीचे आएगा तो भी करेगा। तो ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, अर्थात ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ऊर्जा में परिवर्तन कब होता है? जब होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, या ये देखो ये आ रहा है, इसमें आ जाता है, अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है। ये निम्न और पहले कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है। तो पहले से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा क्या करेगा? अवशोषण करेगा। तो ऊर्जा क्या होता? अवशोषण करेगा। और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। क्या है? दो बात उन्होंने कही थी, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो ऊर्जा क्या करता है? ग्रहण करता है, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में कमी होती है। ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो उसकी ऊर्जा में कमी होगी, और ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। यह आपको ध्यान में रखना है। उच्च से निम्न में आएगा उत्सर्जन करेगा, और निम्न से उच्च में जाएगा तो अवशोषण करेगा। ये था बोर मॉडल। इसके बाद में देखो क्या होता है, इसके बाद में होता है परमाणु की खोज हो गई। परमाणु की खोज किसने की थी? परमाणु की खोज तो जे थॉमसन ने करती थी। जे थॉमसन ने परमाणु की खोज की। उसके बाद में कौन आया? धीरे धीरे बात हुई रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, और ये बता दी कि नाभिक के अंदर धनावेशित होता है, धनावेशित भाग में प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा देते हैं। ये बात किसने की थी? रदरफोर्ड ने कह दी थी। रदरफोर्ड आलसी के कारण आगे खोज नहीं कर पाया। रदरफोर्ड के बाद में आए थे। रदरफोर्ड के बाद में धीरे धीरे रदरफोर्ड का जो पौध उसमें अंदर देखा जो नाभिक है, नाभिक को एक वैज्ञानिक हुए चैडविक, नाभिक को धीरे धीरे खुचरने लगे, खोदने लगे। ये नाभिक होता है, सॉरी एक मिनट इसको सेट कर लेता हूँ मैं। ये नाभिक है, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो चैडविक ने क्या किया? एक वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन, पहले गोल्डस्टीन आए। गोल्डस्टीन ने क्या किया? इस नाभिक को खुचरने लगे यूं। तो इसके अंदर देखा रहे एक पदार्थ और पाया जाता है इसमें, तो उस पदार्थ को ने दिया नाम दिया प्रोटॉन। क्या नाम दिया? किसने? गोल्डस्टीन ने दिया। और उसके बाद में है न्यूट्रॉन, चैडविक आए। चैडविक ने यहाँ तक फिर उसने भी इस नाभिक पे कार्य किया। नाभिक पर कार्य करते हुए उन्होंने क्या कहा? चैडविक ने भी इसको भी खुचरने लगे, और देखो इसके अंदर एक नया पदार्थ और पाया जाता है, उसने नाम दिया न्यूट्रॉन, नाम दे दिया। और उसके बाद में आए परमाणु की खोज तो जे थॉमसन ने पहले ही कर दी थी। इनकी दो खोज हो गई, एक नया परमाणु उनके सामने है प्रोटॉन, एक आया न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की खोज तो की, प्रोटॉन की खोज की थी इसने गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। यह आपको ध्यान में रखना है। तो अब ये अपने मूल कण हो गए इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके बारे में देखते हैं अपन क्या होते हैं ये कण, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी क्या होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि परमाणु की खोज किससे हुई, परमाणु की खोज होने के बाद किन किन वैज्ञानिकों ने इनमें मॉडल प्रस्तुत किया,
क्यों किस मॉडल में क्या कमी रही, ये सब उन्हें पढ़ लिया। अब मेन आते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इनके आवेश से रिलेटेड, द्रव्यमान से रिलेटेड, इससे चार्ज से रिलेटेड, इनके वेग खोज किसने की, उनसे रिलेटेड। तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो नेगेटिव आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टन ने की थी 1919 में। इस पर आवेश की बात, द्रव्यमान की बात करें तो 1.6725 इंटू 10⁻27 kg होता है। और प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के चार्जलेस होता है तो इसका नो चार्ज होगा, कोई भी चार्ज नहीं आता है। न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो चैडविक ने की थी, चैडविक ने 1932 में की थी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, फिर प्रोटॉन की खोज हुई, फिर चैडविक ने किसने की, लास्ट में न्यूट्रॉन की खोज की। इस पर द्रव्यमान कितना होता है, 1.6748 इंटू 10⁻27 kg होता है न्यूट्रॉन का। अब इनके बाहर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा बाहर होता है न्यूट्रॉन में, फिर प्रोटॉन में, फिर इलेक्ट्रॉन में सबसे ज़्यादा बाहर होता है, कम होता है। भेदन क्षमता की बात करें तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है न्यूट्रॉन की। किसकी, न्यूट्रॉन की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, फिर प्रोटॉन की होती है, फिर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की। तो भेदन क्षमता का क्रम ये हो जाएगा और बाहर का क्रम ये हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई से दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन को। इसकी खोज जे थॉमसन ने की। इसे कैथोड किरण भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैथोड किरण। चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसके निरपेक्ष द्रव्यमान की बात करें, हमने बात कर ली, द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और सापेक्षिक द्रव्यमान की बात करें, इसके सापेक्षिक द्रव्यमान की बात करें, सापेक्षिक द्रव्यमान की बात करें, सापेक्षिक द्रव्यमान होता है इसका रिलेटिव मास कितना होता है, 0.0054 AMU, यह लगभग 0 के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान कितना होता है, लगभग 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश, बहुत अच्छा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, आपको ध्यान में रखना है। बात करें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का प्रोटॉन की तुलना में 1/1837 या 1/1840 होता है। यानी हाइड्रोजन की तुलना में इतना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में से ऋणात्मक आवेश से चार्ज कितना होता है, माइनस होता है। ऋणात्मक आवेश हमेशा होगा इस पे, ठीक है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन को एनोड किरण भी कहते हैं। इसकी खोज गोल्डस्टन ने की थी, जबकि नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन का नामकरण तो रदरफोर्ड नाभिक की खोज हुई थी, उसी समय नामकरण कर दिया था। किसने किया था, रदरफोर्ड ने। जो खोज किसने की थी, गोल्डस्टन ने की थी। इसका सापेक्ष द्रव्यमान की बात करें तो 1.0072 AMU होता है। निरपेक्ष द्रव्यमान की बात करें तो क्या होता है, 1.6725 इंटू 10⁻27 kg होता है। आवेश की बात करें तो वही प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन का आवेश सेम होता है, लेकिन ये इनका जो आवेश होता है वो विपरीत होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस पर कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम हो जाएगा। देखते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा समान होती है, किंतु उनकी प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। क्या होती है, दोनों की प्रकृति मतलब आवेश होता है, दोनों का डिफरेंट होता है। उसका इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज की बात करें, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इस पर आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, इसी कारण ये खोज में अधिक समय लगा था। अब बात करें इसके निरपेक्ष द्रव्यमान की। निरपेक्ष द्रव्यमान की बात करें इसके, तो निरपेक्ष द्रव्यमान होता है इसका 1.6748 इंटू 10⁻27 kg होता है। सापेक्ष द्रव्यमान होता है 1.0086 AMU होता है। और आवेश की बात करें तो कोई आवेश नहीं होता, इसको तो आवेश 0 होता है। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन की। इसकी खोज पाउली ने की थी और इसका द्रव्यमान तथा आवेश 0 होता है।
न्यूट्रिन की खोज किसने की थी? न्यूट्रिन की खोज किसने की थी? पाउली ने की थी। पाउली इस पर आवेश और द्रव्यमान इसका शून्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेसोन की खोज युकावा ने की थी। मेसोन की खोज युकावा ने की थी। किसने? युकावा ने की थी। और बोसोन की खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है उसने की थी। पदार्थ की पांचवी अवस्था को सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। एक होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। क्या होता है? एंटी पार्टिकल होता है। इसके बारे में समझते हैं। इसके बारे में क्या है, देखो पॉजिट्रॉन क्या है। पॉजिट्रॉन होता है और ई प्लस से इसको डिनोट करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण यानी एंटी पार्टिकल होता है। इसकी खोज एंडरसन ने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। निरपेक्ष द्रव्यमान की बात करें, निरपेक्ष द्रव्यमान इसका होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। और आवेश की बात करें तो इसका प्रतिकण, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है तो जिस पर आवेश चेंज हो जाएगा और आवेश बुका 1.6 × 10⁻19 कूलम रहेगा। जब दो एंटी पार्टिकल यानी प्रतिकण को एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर लेते हैं। दो प्रतिकण आपस में एक दूसरे की गति करते हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे को नष्ट कर लेते हैं। ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने जाना जो परमाणु की संरचना के बारे में, परमाणु संरचना का मॉडल किन किन वैज्ञानिकों ने दिया, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जाना। और एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टर ने की थी। किसने? गोल्डस्टर ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने की थी। किसी जे थॉमसन ने की थी। ये था आज की अपनी क्लास। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।